हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति शास्त्र की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने अपने जो भी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं इसका सिलेबस और इसके 5 क्लास के लेक्चर आप इस वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको इन राजनीति शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, इसका क्षेत्र और स्वरूप, इसकी अध्ययन पद्धति और अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध पे हमने महत्वपूर्ण विस्तार से चर्चा की है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप कंटिन्यू क्लास होगी आपकी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवहारवाद। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में व्यवहारवाद के विषय में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं या आपको पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, तो आप घर बैठकर क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमने कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके क्लास जो है कंटिन्यू घर बैठ के कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पे आपको रेगुलर बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस हमने इसमें अपलोड किया है बीए फर्स्ट ईयर का, वो क्लास कंटिन्यू चलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद, ठीक है। तो देखिए, व्यवहारवाद को समझने से पहले हमें इसके बारे में हम अगर बहुत ज़्यादा बात करें तो उससे बेहतर है कि हम पहले उसका मतलब समझ लें। क्या है व्यवहारवाद, क्यों इसको व्यवहारवाद कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसके अपोजिट एक क्रांति शुरू हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ये चीज़ याद रखिएगा कि राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक क्रांति शुरू हुई जिसने सभी समाज विज्ञान को प्रभावित किया, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो क्रांति हुई सामाजिक विज्ञानों की उन्नति के लिए, उसे ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया, ठीक है। यही व्यवहारवादी क्रांति जो है वो हमारा जो राजनीति विज्ञान है, नया जो आधुनिक राजनीति विज्ञान, जो आगे बढ़ता हुआ राजनीति विज्ञान था, उसके साथ इतना ज़्यादा जुड़ गया कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर भी कहा जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये आपके व्यवहारवाद का समझिए उदय हुआ और ये इसके विकास और उन्नति के लिए एक क्रांति की तरीके से था, ठीक है। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों के जरिए से विकसित किया गया और इसकी जड़ें जो हैं वो विश्व युद्ध के पहले भी ग्राहम वॉलस और ब्रैडले जैसे विद्वानों की रचनाओं में देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि अब हम व्यवहारवाद की अगर बात करते हैं तो व्यवहारवाद के अनुसार जो राज्य है, राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं हैं, इन सब को प्रेरित करने वाला एक ये मानसिक व्यवहार है। इसका अध्ययन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है और इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है और इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्य और कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। यानी ये कल्पनाएं नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए, व्यवहारवाद के प्रणेता जनक किसे हम कहेंगे, तो व्यवहारवाद के जनक जो हैं हम डेविड ईस्टन को मानते हैं, ठीक है। डेविड ईस्टन जो है वो व्यवहारवाद के बारे में कहते हैं कि व्यवहारवाद जो है वास्तविक व्यक्ति पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की जो इकाई है वो मानव, मनुष्य, लोगों का ऐसा व्यवहार है जिसका हर व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद जो है राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से इसमें राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं भी करना चाहता है, ठीक है। तो डेविड ईस्टन को हम इसमें राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रणेता और जनक मानते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए, अब हम व्यवहारवाद को समझ गए, ठीक, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ, कैसे इसका उदय हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। स्टूडेंट देखिए,
राजनीति चिंतन जो है उसके इतिहास में अगर हम व्यवहारवादी मान्यताओं के पुराने सूत्र देखते हैं तो उसमें हमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू इन सभी को देखने को मिलता है। लेकिन एक सिद्धांत के रूप में अगर व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज है, ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शासन और राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये अध्ययन जो पद्धति है वो 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो अध्ययन है व्यवहारवाद वो किसकी देन है, ये 20वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया कि व्यवहारवाद के जनक आपके डेविड ईस्टन हुए, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका उदय हुआ और साथ ही साथ ये 20वीं शताब्दी की देन है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि इसका उदय कहाँ हुआ, इसका जन्म कहाँ हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग पूछा जाता है हर बार आपके परीक्षा में। तो व्यवहारवाद को विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो जाता है अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को। ठीक है, इसको शिकागो आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसे विकसित करने का श्रेय राजनीतिक अमेरिकी वैज्ञानिकों को है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ और साथ ही साथ जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। अब तो हमने जान लिया कि इसका जन्म जो है कहाँ हुआ, वो अमेरिका में हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका विकास कैसे और कहाँ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास जो है वो संयुक्त राज्य विज्ञान के यथार्थवादी और अनुभववादी अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत 1908 में मैंने अभी पहले बताया था ना कि इस दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी ग्राहम वॉलेस और ब्रेंटले की रचनाओं में इसे देखा गया है। लेकिन जो इसका अस्तित्व जो हमें दिखाई दिया वो कब से दिखाई दिया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो इसकी शुरुआत जो है, अगर हम विकास की बात करते हैं, जन्म तो हमने बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन हम विकास की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1908 में ग्राहम वॉलेस की एक बुक आई थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये बुक का नाम याद करिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1908 में ग्राहम वॉलेस की बुक आई थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और एक बुक आई थी A.F. बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्हीं पुस्तकों में जो है हमने इसकी शुरुआत देखी। ठीक है, तो फिर देखिए स्टूडेंट, वॉलेस ने राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के जरिए संस्थाओं का विश्लेषण करने और मानव का विश्लेषण करने से बचने की प्रवृत्ति की ओर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अनुभववादी और व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाने के लिए आग्रह किया था। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि ग्राहम वॉलेस ने अनुभववादी और व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाने के लिए आग्रह किया था। लेकिन अब ये तो हमने बात कर ली सन 1908 में ग्राहम वॉलेस की बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले की बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब उसके बाद इसका विकास आगे कहाँ हुआ धीरे धीरे, तो फिर उसके बाद बात करते हैं 1985 में चार्ल्स मैरियम की एक बुक आई थी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1985 में चार्ल्स मैरियम की एक बुक आई थी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, को व्यवहारवाद की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण कहा गया। ठीक है, तो अमेरिका में मैरियम की प्रेरणा से यथार्थवाद और परिमाणात्मक अध्ययन किए गए। ठीक है, और शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। ठीक है, तो व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ कहाँ बना, शिकागो संप्रदायवाद। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब नौ स्थापित आपकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल और फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसे निजी संस्थाओं से इसे सहायता मिली और शक्ति मिली, और साथ ही साथ व्यवहारवाद का जो क्षेत्र था वो और भी व्यापक हो गया। इनके सहायता से इन्होंने अपने रिसर्च को, अपने अनुसंधान को, अपने व्यवहार को आगे बढ़ाया। अब देखिए,
अब अमेरिका में व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभावशाली आंदोलन का रूप धारण कर चुका था। तो इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हुए, जैसे पब्लिक ओपिनियन आपका आया, ठीक है, अमेरिकन बिहेवियर साइंस आया, बिहेवियर साइंस आया, ऐसे बहुत सारी बुक्स आई। तो वहाँ की समाज विज्ञान शोध समिति, जिसे आप सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल भी कहते हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का गठन किया। इसे अब सब प्रमुख राज वैज्ञानिक डेविड ईस्टन, लॉसवेल, आमंड कोलमैन, हिंज यूलाउ, डायस, एडवर्ड सील्स, पॉवेल ने अपना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला कि कैसे इसका विकास हुआ और कैसे इसका जन्म हुआ। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के स्वरूप और उसकी मूल्य मान्यताओं की। ठीक है, तो व्यवहारवाद आज बहुत ज़्यादा प्रचलित और व्यापक हो गया, लेकिन इसके अर्थ के विषय में सभी का जो सोचना है वो एक जैसा नहीं है। सभी विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसके विषय में अपनी बात कही है। स्टूडेंट, दूसरे विश्व युद्ध और 1960 के बीच व्यवहारवाद एक साथ ही एक उपागम और एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और एक सुधार आंदोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसंधान और एक जमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना जाता रहा। ठीक है, तो किर्कपैट्रिक, फिर उसके बाद क्या हुआ, व्यवहारवाद ने अनिश्चितता की स्थिति को पार किया। अब इसके अर्थ जो हैं वो निश्चित हो गए हैं। तो किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप और स्पष्टता के साथ विवेचन किया। तो उन्होंने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई। ठीक है, व्यवहारवाद की इन्होंने 4 विशेषताएं बताई। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई। ठीक है, इन चारों को आप ध्यान से सुनिए। पहला, ये जो व्यवहारवाद है वो इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं ना होकर व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, संस्थाओं को शोध कार्य में विश्लेषित ना मानते हुए व्यक्ति को मानने पर बल दिया। दूसरा, किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषता थी, ये सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है। तीसरा, इन्होंने बताया, ये तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है। और चौथा, इन्होंने बताया, ये राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। अब बात करते हैं डेविड ईस्टन, जो इसके प्रणेता माने जाते हैं। तो व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान किसे मानते हैं हम? डेविड ईस्टन को मानते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक, ठीक है, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी कि द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के लक्ष्यों को उन्होंने प्रेजेंट किया। उसमें इन्होंने कौन कौन सी बातों का वर्णन किया? सबसे पहले इन्होंने बताया नियमन, सत्यापन, फिर बताया तकनीक प्रयोग, फिर बताया परिमाणीकरण। ये सभी पॉइंट टू पॉइंट में बता रही हूँ, फिर डिटेल भी बताती हूँ। फिर इन्होंने बताया मूल निर्धारण, फिर बताया व्यवस्थाबद्धीकरण, फिर बताया विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। इन्होंने, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की ये सारी विशेषताएं बताई। ठीक है, तो इस तरीके से डेविड ईस्टन ने अपनी बुक में व्यवहारवाद की ये सारी विशेषताएं बताई। नियमन, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा सकते हैं। क्या क्या था विशेषता? नियमन, सत्यापन, तकनीक प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थाबद्धीकरण और विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। तो ये हमने आज व्यवहारवाद को समझा। अगर स्टूडेंट आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और घर बैठ के क्लास करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।